राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो जैसा कि मुझे लग ही रहा है कि आपकी जो तैयारी है सीटेट की वो बहुत अच्छी चल रही है और आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द है, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने देखा है कि सीडीपी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का, किसी भी, चाहे वो संस्कृत का एग्ज़ाम दे, हिंदी ले इंग्लिश ले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है आपकी सीडीपी में। तो इसलिए मैं सीडीपी के आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इन क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से करें। 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के आते हैं, तो इनको बड़ा ध्यान से करें। और आपके इंग्लिश, हिंदी, हर चीज़ के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। संस्कृत की भी मैं आपको कल एक वीडियो संस्कृत की ज़रूर दूंगा, क्योंकि संस्कृत क्या है दोस्तों, देखिए संस्कृत में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ तो इसलिए लेकिन मेरे पास क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको संस्कृत की एक वीडियो दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। सामाजिक विकास समाज के कौशल, मूल्य व खेया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का सामाजिकरण करना, समाज में रहकर कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है। उसकी समझ शक्तियों का विकास तथा आचरण व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। तो इसमें आपका सही होगा, तीनों जो हैं वो जिम्मेदार हैं, तीनों मुख्य कारण हैं। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन सही है। चलिए, आनुवंशिकता हेरिडिटी, शारीरिक संरचना, लिंग भेद, संवेगात्मक विशेषताएं, बुद्धि, वंश, प्रजाति, आंतरिक संरचना, भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है आपका, बोरिंग वर्ल्ड। और लैंगफील्ड ने वातावरण के प्रभाव को इस तरह व्यक्त किया, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के को पितृकों के अतिरिक्त अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। सामाजिक परिवेश, सोशल कंटेस्ट की अगर हम बात करें तो जीवन की आवश्यक सुविधाएं, समाज और संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोग तथा चोट, विद्यालय। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतक्रिया के करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है कहलाती है पाठ, समाजीकरण, अधिसंज्ञान और एकीकरण। तो आपके ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर वीडियो में आ रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंत क्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, समाजीकरण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या फिर अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? आपका कहते हैं निश्चरता, अनुबंधन, संतुलीकरण और अनुकूलन। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी आपका होगा संतुलीकरण, आपका सही उत्तर है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संतुलीकरण, अडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलीकरण कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं, स्कीमा में एकीकृत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें में कठिनाई आती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, संरक्षण के कार्य, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और क्रमबद्धता के
कार्य। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक शब्दों को समझाने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपका जो सही है वो ए है। ए आपका हो जाएगा अब सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। चलिए अगला प्रश्न है आपका। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हो चुके हैं, ये आपके पहले में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? बीएफ स्किनर, आपके हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, जेपी गिलफोर्ड और लेव वाइगोस्की। तो आपका लेव वाइगोस्की सही उत्तर है दोस्तों। लेव वाइगोस्की को जरूर पढ़ लें और आपके पियाजे को जरूर पढ़ लें, स्किनर को जरूर पढ़ लें। इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्य को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन में प्रत्य का प्रयोग हो रहा है? अनुबंधन, पाठ, निष्क्रिय अनुकरण और रटकर स्मरण। तो बी आपका सही है, बी है निष्क्रिय अनुकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ़ करिएगा दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं, तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो डी है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनके जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हों या सभी गार्डनर द्वारा प्रतिपादित स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। भाषा व सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, जेंडर रूढ़िवादित का पालन करेगी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी और जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। यह आपका सही उत्तर है। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो ए जो है वो आपका सही है, सीखने में वृद्धि। चलिए कथन ए, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। तो तर्क है, विभिन्न देशों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं।
तो सही विकल्प चुनें। विकल्प ये हमेशा समान रहते हैं आपके, ये मैंने आपको बताए थे। तो ए सही है, ए विकल्प हमेशा होता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए, समावेशी स्कूल की संरचना में क्या शामिल है? नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का प्रष्टीकरण, और है आपका पाठचर्या शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी होगा, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्कीकरण, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा। डी है आपका, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो ए आपका सही उत्तर है, सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना। दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है? लेखन वैकल्य, इनको जरूर पढ़ लें। गुणज वैकल्य, स्वलीन, क्रम विकार और प्रतिभाशाली। तो आपका सही उत्तर है ए, डिस्ग्राफिया। लेखन वैकल्य डिस्कैलकुलिया, गुणज वैकल्य होता है एक आपका होता है डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है, ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस विवाद पर कड़ी सजा देनी चाहिए, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट को। बी आपका सही होगा भाई, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। चलिए, मौलिकता सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? स्वलीनता की, सृजनात्मकता की और भाषा वैकल्य की, और ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। तो आपका सही उत्तर है बी, सृजनात्मकता। बी आपका सही है। चलिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों आपका सही उत्तर है। चलिए, कथन है, सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है, सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या, ये विकल्प समान रहते हैं, तो आपका ए ही सही है, यही वाला। चलिए, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है, बी है, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में रिक्त स्थान सीखने का केंद्र होता है। अनुबंधन, रटकर स्मरण करना, अर्थ बनाना, वेदन व अभ्यास। तो सी है आपका अर्थ बनाना। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी होगा, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। बोल कर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ए जो है
वो आपका सही उत्तर है। ये आपका हो जाएगा सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी के पूर्व जानकारी से जोड़ना, और जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। और डी है आपका अनर्थक वेदन व अभ्यास। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसके विकल्प भी आपके वैसे ही होंगे। कथन और तर्क है, विकल्प हमेशा समान रहते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सही विकल्प चुनें। तो आपके जो समान रहते हैं सही विकल्प है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनके अभिप्रेरणा का स्तर रिक्त स्थान जाता है और वे विद्यार्थी बन जाते हैं। तो आपका होगा बड़ व स्वनियमित, बड़ व निष्क्रिय, कम स्वनियमित और कम निष्क्रिय। तो ए होगा बड़ व स्वनियमित, स्थान बढ़ जाता है और स्वनियमित बन जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? चिंता, उत्साह, खुशी और गर्व। तो आपकी जो बाधा डालती है सार्थक सीखने में, वो डालती है आपकी चिंता। चिंता की भावना सार्थक रूप से सीखने में की प्रक्रिया में बाधा डालती है। चिंता एक छात्र को सतत, घबराया हुआ, शर्मीला या भयभीत दिखाई दे सकती है। चिंतित छात्र रोकर या नखरे दिखाकर अपने डर को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपके जो समाप्त हुए वो TDP के पूरे 30 प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद है दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।